हेलो बच्चों, मैं अमीर जिंदर। कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, हम लोग बायोसावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस पर स्टडी कर रहे थे। हमने पहला एप्लीकेशन उसका स्टडी किया था कि अगर हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है तो उस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने कैलकुलेट करके उसके स्पेशल केसेस और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। बच्चों, आज मैं आपको उसका सेकंड एप्लीकेशन सिखाना चाहूँगा। उसमें आपसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास कोई एक लंबा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है लाइक दिस। ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर से आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कैसे हम उसको निकालेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। आप प्लीज़ इसे कंप्लीट देखिए और पेन कॉपी निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको पढ़ाना। क्या कहा उसने कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस करंट कैरिंग कंडक्टर से आर डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताइए अगर इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लीजिए हमारे पास ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। बच्चों, बहुत जरूरी है इस बात को समझना, राइट। और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए आई से, इसमें करंट फ्लो हुआ आई, ऑलराइट। और आपसे बोला गया कि इससे आर डिस्टेंस दूर। देखो क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है वो आप दिमाग में रखना अपने। मैं क्या क्या बोले जा रहा हूं कि कंडक्टर गिवन है, उसमें करंट है आई, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको, आप बिल्कुल फोकस रहें, राइट। और ये इससे आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है, ये एक डिस्टेंस है आपकी आर। तो इस आर डिस्टेंस से दूर जो पॉइंट P है, उस पॉइंट P की वजह से छोटा सा हादसा हो गया था। खैर, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट दिया हुआ है आपको P, और कहते हैं कि इस पॉइंट P पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाइए अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा होता है, राइट। अगर अब आपसे ये पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है बायो-सावर्ट्स लॉ, कि भाई इस पूरे कंडक्टर ने इसने कितना बनाया होगा, इसने कितना बनाया होगा, ये यहाँ से कितनी दूर है, ये कितनी दूर है, ये कितनी दूर है, सारे पॉइंट अलग अलग हैं। तो हमें बायो-सावर्ट्स लॉ यूज करना पड़ेगा। और बायो-सावर्ट्स लॉ में क्या बताया था कि आप छोटा सा करंट एलिमेंट ले और उसको यूज करके यहां पर कैलकुलेट कर ले मैग्नेटिक फील्ड। क्या डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी इस पॉइंट पर या डायरेक्शन भी चेंज होगी, चेक करते हैं। करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। कैसे? ये आपका क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ, ये मेरा ये जो पाम है, ये हथेली क्या बताती है आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और मैं इनको ऐसे घुमा दूंगा तो क्या बताएगा ये आर की डिस्टेंस और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां से करंट कैरिंग कंडक्टर से आर और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा। किसी भी पॉइंट से निकालिए, यहां से निकालिए, यहां से निकालिए, यहां से निकालिए, यहां से निकालिए, कैसे भी निकालिए, कैसे भी कैलकुलेट करिए आप लोग, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कैसा आता है, इनसाइड ही आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो फिक्स है, बस आपको चेक करना है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑलराइट। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें एक चीज और दिमाग में रखनी है। बच्चों, मेरी बात को ढंग से सुनना। ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P को हमने यहां पे अज्यूम किया हुआ है, इससे ऊपर इतना बड़ा वायर है ये और इससे नीचे इतना है। ये पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, मान लीजिए मैं इस पॉइंट को यहां से चेंज करके ऐसे ऊपर कर देता हूं, मैंने इसको ऊपर कर दिया इस पॉइंट को। अगर मैंने इस पॉइंट P को ऐसे ऊपर कर दिया तो क्या वही मैग्नेटिक फील्ड होगा जो नीचे था? आंसर है कभी भी नहीं, क्योंकि अब ये वायर ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और है। यानी कि ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का भी एक फिक्स्ड एड्रेस होना चाहिए। और अगर उस पॉइंट P का एड्रेस फिक्स्ड है, यानी कि पॉइंट P की ये जो लोकेशन है ये फिक्स्ड है और आपको लोकेशन मालूम है, तो उस ही पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। अगर आप इसको मूव कर देते हैं ऊपर नीचे तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। तो ये पॉइंट P यहां पर फिक्स्ड है और इसका एड्रेस हमें दिया हुआ है। एड्रेस कैसे दिया उन्होंने बताया कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इस कंडक्टर का, उसके साथ ये पॉइंट P का पॉइंट अगर लाइन मिलाएं तो एंगल बनता है एक φ1। माइंड इट, φ1। ये भी गिवन क्वांटिटी है, उसने दिया है, पॉइंट P दे रखा है उन्होंने, तो पॉइंट P ये दिया है, इसका मतलब क्या, उन्होंने एंगल दिया है। और नीचे की तरफ कहता है कि अगर मान लीजिए हम लोग यहां पर इसको ऐसे मिलाएंगे तो इसके साथ जो एंगल बनता है उन्होंने कहा ये एंगल आपका मान लीजिए φ2, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, यानी कि आपको गिवन क्या है, आई आर डिस्टेंस φ1 φ2। अब आपसे कोई ऐसे कह सकता है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी बनता है बहुत बार, लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर मान लीजिएगा यहां से कहीं से तो करंट आया होगा इसमें, भाई हमने कहीं से तो तार जोड़े होंगे, तो वो जो हमने तार जोड़ा होगा उसकी वजह से भी यहाँ पे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, उसका क्या? तो हमने उसको एक एक्सक्यूज दिया, क्या एक्सक्यूज मतलब एक पॉइंट सिखाया कि अगर हम ऐसा मान ले तो, यानी कि करंट यहां से ऐसे आया और वो ये पॉइंट क्या है, ऑन द लाइन। और आपको मालूम है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अगर बिल्कुल लाइन पर हो पॉइंट तो हम क्या कह देते हैं, तो हम कह देते हैं कि अगर उस करंट कैरिंग कंडक्टर के लाइन पर पॉइंट है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो इसका मतलब ये ऐसे आया करंट, यहां से ऐसे गया,
इसने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाई और फिर वहाँ से ऐसा सीध में चला गया, तो ये फिर से क्या आ गया, इसके फिर से लाइन में आ गया, तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है। इन सब की वजह से, केवल हमें इसकी वजह से निकालना है और ये लेंथ आपको दी हुई है, राइट। अब मैं प्रोसीजर स्टार्ट करता हूं कि कैसे हमने बायो-सावर्ट्स लॉ इसमें लगाया और बायो-सावर्ट्स लॉ लगाकर हमने कैसे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। तो हमें सबसे पहले जरूरत है एक छोटे से करंट एलिमेंट लेने की। ये मान लीजिए हमने एक छोटा सा, कहने को छोटा सा, बाकी मैं डायग्राम के लिए आपको थोड़ा बड़ा बना के दिखा रहा हूँ। ये हमने एक बड़ा सा करंट एलिमेंट आईडीएल अज्यूम किया, राइट। और उस आईडीएल से हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की एक्सरसाइज करनी है, जो कि इस पॉइंट से कितना दूर है, आर डिस्टेंस दूर है, स्मॉल आर डिस्टेंस। ये हमने अज्यूम किया। लेट अस कंसिडर, अपनी नोट में आप लिख लिया करेंगे, लेट अस कंसिडर एन करंट एलिमेंट या ए करंट एलिमेंट आईडीएल, राइट। और आईडीएल अगर हमने करंट एलिमेंट लिया तो उस करंट एलिमेंट से डिस्टेंस आर दूर पॉइंट पी, लेट अस द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर एंड एंगल बिटवीन द आर एंड दैट डीएल इज व्हाट, थीटा। थीटा क्या होता है आपको मालूम है, dB यानी कि बायो-सावर्ट्स लॉ आपको पता है ना, dB इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट ni, जो आपका ये वाला फॉर्मूला होता था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये वो r है, ये वो थीटा है, ऑलराइट, ये आपका आईडीएल है और ये तो कांस्टेंट ही था। अब यहां से हमें खेल स्टार्ट करना है और देखना है कि भाई साहब अब हम यहां पे किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट P है, वो पॉइंट A है, ये B है, और ये मान लीजिए ये पॉइंट C है आपका, ये पॉइंट D है। अच्छा, अब देखना, मेरी बात को सुनना, ये जो हमारा फॉर्मूला है dB का, इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज गिवन है। एक बात मैं आपको और समझाता हूं आज। कभी भी आप तब कोई भी डेरिवेशन करें फिजिक्स में, तो उस डेरिवेशन में ध्यान से सुनना, उस डेरिवेशन में आपका जो आंसर आएगा वो आंसर केवल गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में आना चाहिए। गिवन क्वांटिटी के अलावा अगर कोई भी पॉइंट वहां पर है, इसका मतलब आपका आंसर गलत है। गिवन क्वांटिटीज क्या है, गिवन क्वांटिटीज क्या है, मैं इधर लिख देता हूं। तो हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है वो गिवन क्वांटिटी है भाई साहब, करंट I गिवन है, डिस्टेंस R गिवन है, एंगल φ1 भी गिवन है, एंगल φ2 ये भी गिवन है। इनके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आपका रिजल्ट आएगा इस मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में। अगर ये आता है दैट्स ओके, नहीं आता तो हमें उनको चेंज करना है, उनको हटाना है, बस यही तो पूरा खेल है। कैसे हटाना है, यहां पर म्यू नॉट 4 पाई कांस्टेंट, करंट I ठीक है चलेगा, dl एक्स्ट्रा है, थीटा हमें नहीं गिवन, r हमें नहीं गिवन, इन सबको रिप्लेस करना है। अब इन सबको रिप्लेस कैसे करें भाई, अब इनको बारी बारी रिप्लेस करते रहेंगे और हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पूरा खेल। अब आप मुझसे ये नहीं कह सकते सर आपको कैसे पता कि हमने साइन थीटा हटाना है, r हटाना है, dl हटाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा आंसर गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में आना चाहिए। अगर गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, हमारा आंसर आ गया। तो मैंने क्या किया, इसको हटाने के लिए, ये एंगल को मैं थीटा कह रहा हूं, इसको हटाने के लिए, बेसिकली इस थीटा को हटाने के लिए, ये साइन को यहां से हटाने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, क्योंकि मैं थीटा को हटाना था। मैं इसको जूम कर रहा हूं, CDE। कैसे जूम कर रहा हूं, मैं यहां पर बनाता हूं, ये अपना क्या D, ये अपना क्या C, ये एक लाइन उधर से ऐसे आ रही है, यहां से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हाँ, ये एंगल क्या आपका थीटा, ये एंगल कितना है 90, ये पॉइंट कौन सा है E। यहां से अगर हमें साइन थीटा निकालना हो, कैसे निकालें, यहां से साइन थीटा निकालना हो तो कैसे निकालें, इसके लिए साइन थीटा की वैल्यू बता दीजिएगा। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, साइन थीटा की वैल्यू आपको यहां से बतानी है, क्या आएगी, परपेंडिकुलर, हाँ, अपॉन बेस। कौन है परपेंडिकुलर, यहां पर परपेंडिकुलर आपका है ये वाला CE डिवाइडेड बाय अपॉन क्या, बेस। कितना है बेस आपका, बेस कौन सा पॉइंट है भाई, मालूम है ना, परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, सॉरी नॉट बेस, हाइपोटेन्यूज। कौन सा हाइपोटेन्यूज, ये रहा, कितना है CD, राइट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू CE अपॉन CD, राइट। यहां से अगर मान लीजिए मैं इस CD को देखूं तो ये CD किसके बराबर है, ये CD किसके बराबर है, तो ये अपना क्या है, ये अपना DL है, तो इसको मैं DL कह देता हूं। इनडायरेक्टली मैं CD को क्या कह देता हूं, मैं CD को DL कह देता हूं। इसका मतलब CE का फॉर्मूला यहां से क्या बना, तो यहां से बना CE इज इक्वल टू DL साइन थीटा। माइंड इट, हर एक छोटी बात बता दे चलूंगा। तो यहां से DL साइन थीटा, DL साइन थीटा को मैं हटा के क्या लिख सकता हूं, CE लिखता हूं। देखो
दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अपनी किताबों में लिखते रहना भाई आप सारी बातें, आपको रुकना नहीं है। एक लाइन समझ नहीं आई, एक बार समझ नहीं आया, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ आएगा, 100% समझ आएगा। आई डी एल, डी एल तो मुझे लिखना ही नहीं, डी एल साइन थीटा पे क्या लिखना है मुझे लिखना है सी ई अपॉन आर स्क्वायर। सब कुछ हटा देंगे, सारी चीजें हटाएंगे हम लोग, सीखेंगे तब। तो यहां से सी ई आ गया, लेकिन हमें तो गिवन तो सी ई भी नहीं है भाई, बट चलो फिर भी 2 क्वांटिटी तो हट गई। अभी सी ए की भी बात करेंगे, सी ई की भी बात करेंगे। बेसिकली सी ई कौन है, ये वाला पॉइंट है सी ई, ये वाला, ठीक है। अच्छा देखो, एक और अगर मैं बात करूं तो इस सी ए के लिए एक जुगाड़ मेरे पास है कि मैं यहां से अगर एक और लाइन ड्रॉ करूं ऐसे इस पॉइंट तक, और ये जो छोटा सा एंगल बना, इसको मैं कह दूं ये डी फाई है, राइट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने ये वाला पूरा एंगल यहां से यहां तक का ये पूरा एंगल लिया था फाई। फिर से फाई कौन सा एंगल है, फाई एंगल है कि यहां से ये वाली जो लाइन है आपकी डीएल की छोटे वाली लाइन है, ये लाइन और इसके बीच का एंगल है फाई, ठीक है। यानी कि ये सी डी, ये हमने जो पी डी मिलाया, डी से पी को मिलाया ये वाली लाइन, और यहां ऊपर से ये जो आर के साथ बनने वाला एंगल है, ये वाला एंगल पूरा, ये पूरा एंगल, ऑलराइट, मैंने डार्क कर दिया, ये एंगल आपका है फाई, अज्यूम कर लिया हमने। और अगर मैं उसका छोटा सा एक टुकड़ा लूंगा तो वो क्या होगा, वो आपका डी फाई होगा। और अगर वो डी फाई है तो मैं इसको भी जूम करके इधर बनाता हूं, देखो ये कितने डिस्टेंस है, सी ई, ये क्या है डी फाई, ये डिस्टेंस कितनी है आर, आर ही है क्योंकि भाई ये बहुत छोटी वैल्यू थी सी डी, करंट एलिमेंट लिए था। तो यहां से अगर हम देखें तो आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है, आर्क कौन है सीई, रेडियस कौन है आर, दैट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है एंगल थीटा, कितना एंगल थीटा डी फाई। क्लियर है ना, एंगल थीटा कौन है छोटा डी फाई, थीटा इज इक्वल टू व्हाट आर्क सीई अपॉन रेडियस आर। यानी कि यहां से मैं इस सीई को रिप्लेस कर सकता हूं, मैं इस सी को क्या लिख सकता हूं, सी इज इक्वल टू आर डी फाई, लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और इसी सी क्या लिखूंगा मैं आर इंटू डी फाई अपॉन आर स्क्वायर। कहने का मतलब ये कि इस आर की भी अब खैर नहीं, इस आर को भी हम हटा के रहेंगे, राइट। अब हमारे पास क्या बच गया यहां से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई और आर, यानी कि डी फाई को हटाना है और इस आर को हटाना है। डी फाई तो ठीक है, हमें फाई चाहिए भी, फाइन फाई टू की टर्म्स में वो हटा लेंगे, मेन मकसद है इस आर को हटाना। ये आर किस तरीके से गिवन क्वांटिटीज की टर्म्स में इन्वॉल्व है, तो ये आर गिवन क्वांटिटीज टर्म्स में इस तरीके से इन्वॉल्व है कि अगर मान लीजिए ये आर है और ये कुछ भी है, कोई भी डिस्टेंस है, और एक ये आपके पास आर है, यानी कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल बनी। ऑलराइट, ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई, मैं ये मेरे पास एक ट्रायंगल बनती है, इस ट्रायंगल से मैं इस आर को हटा सकता हूं। ये वाला एंगल कितना है 90, ये वाला क्या है फाई। यहां से इस आर और इस आर के बीच में क्या रिलेशन निकालेंगे, कॉन बेस, ये क्या आपका परपेंडिकुलर। तो यहां से अगर मैं कॉस फाई निकालूं इस ट्रायंगल में, मैं यहां लिख रहा हूं ट्रायंगल, इसका नाम सी डी है, ये पी है, इसको मैं ओ कह देता हूं, ओ पी डी, ओ माय गॉड, ओ पी डी। ट्रायंगल ओ पी डी में हम देखें तो बताइए कॉस फाई किसके बराबर आता है, कॉस फाई। बेस कौन है, बेस, इसका बेस कौन सा है, यहां पे 90 है, यहां पर कौन है एंगल दिस, ये 90 ये फाई, तो ये बेस हुआ कौन आर, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है ये, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर, राइट, ये एंगल दोनों उसके बेस पर बनते हैं, कौन है ये आर। क्लियर है ना, मुझे किस चीज को हटाना है, मुझे हटाना है 1 अपॉन आर को। तो अगर मैं इस आर को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, ये cos फाई बाय आर इधर ले आया और यहां क्या आ गया 1, तो cos फाई बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय आर। कहने का मतलब 1 बाय आर को हटा के क्या लिख सकता हूं मैं, cos फाई बाय आर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, 1 बाय आर को क्या लिखूंगा मैं cos फाई बाय आर और यहां पे क्या cos फाई और साथ में कौन डी फाई। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ आती जा रही है, डी बी की, दैट इज इक्वल टू डी बी है भाई साहब। हमें इसको इंटीग्रेट भी करना है। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें, क्या हमें लिमिट दी हुई, यहां दी हुई है। ऊपर कहां तक जा सकते हैं हम लोग, एंगल फाई 1 तक,
नीचे कहाँ जा सकते हैं हम लोग, एंगल फाई 2 तक। अगर ये आपका एक्स एक्सिस है तो इसके ऊपर वाला क्या, पॉजिटिव, और नीचे वाला कौन, नेगेटिव, यानी कि ऊपर वाली लिमिट क्या, ऊपर वाली लिमिट क्या, पॉजिटिव फाई 1 से, नॉट Q1, पॉजिटिव फाई 1 से नेगेटिव फाई 2 तक, ये आपकी लिमिट है, क्योंकि नीचे का हमने साइन क्या ले लिया, माइनस, और ऊपर का क्या लिया हमने, प्लस। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, दोनों को इंटीग्रेट किया तो dB का क्या बन गया, B, दैट इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट बाहर आ जा भाई, म्यू नॉट भी कॉन्स्टेंट, करंट भी कॉन्स्टेंट, 4 पाई भी कॉन्स्टेंट, और ये R भी कॉन्स्टेंट, क्या बचा, कॉस फाई डी फाई, कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन लिमिट फाई 2 से, माइनस फाई 2 से फाई 1 तक लिमिट, और ये आपका कॉस फाई डी फाई। ऑलराइट, यहां तक की बात क्लियर है क्या। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। प्लीज आप एक बारी जो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है आप उसको जल्दी से अपने नोटबुक में उतार लें, ताकि मैं कुछ पार्ट हटा करके इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकूं। जल्दी करें। यस बच्चों, इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां से हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटीज तो हैं ही, उनको मैं साथ लेके चल रहा हूं। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आई अपॉन 4 पाई आर, इंटीग्रेशन करेंगे कॉस फाई का क्या आएगा, साइन फाई, साइन फाई कहाँ से कहाँ तक, माइनस फाई 2 से फाई 1 तक, लिमिट्स हैं उसकी, राइट, ठीक है। अब पुट कर देते हैं, लिमिट पुट करेंगे, देखो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, साथ में आई बाय आर, और अपर लिमिट मीन्स साइन फाई 1 माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस फाई 2। फिर से ध्यान दें, ये माइनस था तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको यहां पर लिया मैंने माइनस फाई 2। ये माइनस बाहर आ सकता है, तो साइन माइनस थीटा इज व्हाट, माइनस साइन थीटा। तो यहां से क्या बन गया ये, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 माइनस माइनस प्लस साइन फाई 2, साइन फाई 2, यानी कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला आपके पास आया, वो ये आया। यहां पे मैं फॉर्मूला ही लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और ये आर उसके साथ में, और यहां पर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और ये हुआ आपका फॉर्मूला। भाई साहब ये आता आपका रिजल्ट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखना ताकि आप हर बात समझ पाएं, और डरने वाली बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अगर रुक गए तो समझो बात बनेगी नहीं, रुकना नहीं है। यहां से हमने रुकना मना है, मैं पहले बोल चुका हूं। यहां से हमने यहां तक की पूरी बात कहानी सुनाई है कि मैग्नेटिक फील्ड ये हमारा आता है, मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला हमारे पास बना। क्या हमारे फॉर्मूले में सच में गिवन क्वांटिटीज ही आई है, चेक करते हैं। म्यू नॉट 4 पाई कांस्टेंट है, आई दिया हुआ है, हाँ, आर दिया हुआ है क्या, बिल्कुल, फाई 1 भी दिया हुआ है, हाँ, फाई 1 भी दिया, फाई 2 भी दिया है, हाँ, इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं भाई, केवल अपने पास वही क्वांटिटी आई है जो गिवन थी। और इसका मतलब यह है कि हमने जो रिजल्ट प्रिपेयर किया है वो एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही रिजल्ट हमने प्रिपेयर किया है। कैसे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैं इसको हटा दूंगा, आपको साथ साथ लिख लेना है। मैंने आपको यहां से स्टार्ट किया था कि ये अपना बियो-सैवर्ट्स लॉ है, मैंने डीएल साइन थीटा को हटाया ये ट्रायंगल बनाकर, मैंने फिर उसको सी बनाया और अपॉन आर लिखा, उसको हटाया मैंने आर का अपॉन रेडियस करके। आर, ये याद रखना आपको, पेपर में ऐसे ही करना है, आर का अपॉन रेडियस को यूज करके मैंने क्या हटाया, इस कैपिटल आर को कॉस फाई यूज करके, कॉस फाई से मैंने हटा के केवल मैथमेटिक्स किया है, इंटीग्रेशन का रिजल्ट निकाल लिया, दैट इज अवर फाइनल रिजल्ट, राइट। इसमें स्पेशल केसेस कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी बातें डिस्कस करूंगा। जल्दी से आप जो लिखा है हुआ है इसे अपनी नोटबुक में चिपका दें, फटाक से उसे चिपकाएं जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बच्चों इसके कुछ स्पेशल केसेस भी हो सकते हैं, और वो स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं आइए डिस्कस करते हैं। देखो, मान लीजिए अगर कोई आपसे कहे कि भाई ये जो अपने पास कंडक्टर था, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो आर डिस्टेंस दूर पॉइंट है कोई, ये ऐसे, ये आर डिस्टेंस दूर पॉइंट ना तो इस एंड पे और ना इस एंड पे, बिल्कुल इस सेंटर, इस करंट के लगभग, हो सकता है बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर ना हो बट नियर बाई सेंटर के ये वाला पॉइंट भी कम होते होते बिल्कुल यहां पर आ जाए। फिर से स्टार्टिंग में ये ऐसा दिया हुआ था,
यहाँ पर दिया हुआ था, इस ट्रायंगल बन रहा था, फिर वो कहता है कि ये वाला पॉइंट यहाँ से शिफ्ट हो, पहला केस क्या बता रहा हूँ मैं, ये वाला पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होते होते और बिल्कुल इसके नज़दीक आ जाए। देखो ऐसे, ये वाला पॉइंट यहाँ से ऐसे चलते 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 इसके बिल्कुल नज़दीक आ जाए तो क्या होगा, ये ऐसे। तो ये जो एंगल है ना, जो यहाँ का एंगल φ1 था, ऊपर का एंगल जो φ1 बना हुआ था, वो φ1 एंगल छोटा होते होते क्या हो जाएगा 90। और ऐसे ही अगर मैं नीचे से बात करूंगा तो नीचे का एंगल भी क्या हो जाएगा 90। कहने का मतलब क्या है, समझना मेरी बात को। ऐसे ये वाला जो पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट, इस r डिस्टेंस को मैं बहुत छोटा कर दूँ, छोटा कर दूँ, छोटा कर दूँ, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाए तो क्या होगा, ये वाला एंगल भी लगभग 90 और ये वाला एंगल भी लगभग 90 मैंने अभी करके दिखाया, यानी कि φ1 भी 90 और φ2 भी 90। क्या है स्पेशल केस, पॉइंट P नियर द कंडक्टर, अगर वो कंडक्टर के, करंट कैरिंग कंडक्टर के बिल्कुल नज़दीक हो जाता है तो क्या। तो उसके बाद देखना क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला था वो बन जाएगा B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन φ1 मीन्स क्या, साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा साथ में 2, 2 2 जा 4। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना, μ0 अपॉन 4 पाई, नॉट 4 पाई इस 2 पाई R और साथ में क्या I। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया भाई सब ये, ऑलराइट। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस अपने पास क्या हो सकता है, सेकंड केस हो सकता है कि अगर किसी भी एक एंड के नज़दीक ऐसा हो, तो अगर मैं इसको मूव कराऊं और ये मूव हो भी जाता है, गुड, अच्छी किस्मत है आपको कि मूव कर पा रहा है। ये ऐसे करते करते मैंने क्या किया, मैं इस पॉइंट P को बेसिकली एक एंड के नज़दीक ले गया, राइट, इसके बिल्कुल नज़दीक। तो यहाँ पर φ1 कितना हो गया, ये लाइन लगभग सीधी हो गई, ये लाइन लगभग सीधी हो गई, तो एक एंगल कितना हो गया आपका 0, यानी कि यहाँ से ये जो एंगल बन रहा था, ऐसे जो एंगल बन रहा था, वो एंगल यहाँ से ऐसे कम होते 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 क्या हुआ, खत्म हो गया। यानी कि एक एंगल आपका कितना हो गया 0, और दूसरा एंगल कितना हो गया आपका, दूसरा एंगल आपका पॉइंट P नज़दीक आया इसके बिल्कुल यहाँ पर, दूसरा एंगल क्या हो गया 90। ये एंगल कितना हो गया, एक 90, और एक एंगल कितना हो गया आपका, वो एंगल आपका हो गया 0। यानी कि अगर सेकेंड केस में φ1 इज इक्वल टू 0 एंड φ2 इज इक्वल टू 90, कहने का मतलब क्या, पॉइंट P नियर द वन एंड, किसी एक एंड के नज़दीक वो बहुत पास आ जाता है, यानी कि बहुत नज़दीक आ जाता है, तो क्या। तो अब एक एंगल क्या है आपका, साइन φ 0 है, साइन 0 कितना हो गया 0, साइन 90 कितना हो गया 1, तो यहाँ से 1, तो रिजल्ट कितना रह गया आपका सेम, यही B इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 4 पाई R, क्योंकि यहाँ पे साइन 90 तो 1 हो गया था, साइन 0 0 1 0 1, क्लियर है। चलिए तीसरा स्पेशल केस इसका क्या हो सकता है, थर्ड देखते हैं। थर्ड स्पेशल केस, थर्ड स्पेशल केस बच्चों ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मान लीजिए ये आपके पास वो कंडक्टर है और ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P बिल्कुल इसके सीध में ही आ जाए। यार समझदार हो तुम, एक एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, एक एंगल कितना हो गया वो 180 डिग्री, बिल्कुल इसके सीध में आ गया, दोनों ही एंगल साइन 0 0, साइन 180 भी 0, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है इस केस में 0। कहाँ पर, अलोंग द कंडक्टर, अलोंग द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये इसके स्पेशल केसेस थे बच्चों, यहां से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। और ये पूरा डेरिवेशन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट किया करते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से r डिस्टेंस दूर। इसलिए कुछ क्वेश्चन भी मैं आपसे बताता हूं कि कैसे हैं। आप प्लीज ये पूरे स्पेशल केस और पूरी कहानी जल्दी से अपनी नोटबुक में चिपका दें, लिख लें सब बातें। तो बच्चों ये एक सैंपल प्रॉब्लम आपके सामने बोर्ड पर है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इसको एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा और आंसर निकालिएगा। अगर आपसे ये होता है तो बहुत अच्छी बात है, पॉज करिए जल्दी से और सॉल्व करिए। चलिए अब मैं ट्राई करता हूं। क्या कहा उन्होंने कहा यूज बायो-सैवर्ट्स लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन। आपको एक एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2a।
एक स्क्वायर की फॉर्म में उसको बेंड कर दें और उसकी साइड 2 है कैरिंग करंट I और उसमें करंट I फ्लो हो रहा है, तो बताइए क्या एक्सप्रेशन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का? कहाँ पर? सेंटर पर पूछा होगा, सेंटर पर। देखो ये रहा। चलो मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी जो साइड वो कहता है, वो साइड बताता है कि इसकी साइड 2A है, 2A, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, ऐसे कोई I करंट फ्लो हो रहा है, और वो कहता है कि इसके सेंटर पे यहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताइए क्या होगा। पहले डायरेक्शन निकाल लें। राइट हैंड से हम डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा? ऐसा नीचे की तरफ करंट, R इधर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसा करना पड़ेगा, ये यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे करंट और ये ऐसे बाहर की तरफ आउटवर्ड, यहाँ से आउटवर्ड आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी यार? तो हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, बहुत सही है, उससे दूर ये इससे कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट है P, यानी कि ये डिस्टेंस निकल जाए तो बात बन जाए। तो ये डिस्टेंस बिल्कुल सेंटर हाफ, तो ये अगर 2A है तो ये क्या होगा? A। सिंपल है, हाँ निकाल सकते हैं, ये A हो गया। तो A दूर है कोई पॉइंट, कंडक्टर कितना, कंडक्टर की में करंट कितना? I। फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का अकॉर्डिंग टू बियो-सावर्ट्स लॉ? सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करूँ तो B इज इक्वल टू μ0/4π IRB, और उसके साथ क्या था आपका? sin φ1 प्लस sin φ2। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सारे। अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। कैसे देखें? अब यहाँ पे φ1 φ2 नहीं है यार, कैसे देखेंगे? यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, तब अगर ये दोनों लाइन बराबर हैं तो इसका मतलब ये एंगल कितना है? 90, और ये 90 है तो इसका मतलब ये हाफ हाफ एंगल कितने हो गए? 45 45 हो गई ना भाई, 45 45, क्योंकि यार यहाँ से ये पूरा एंगल कितना है? 90, और उसके बीचों बीच ये वाला पूरा एंगल कितना है? 90, बीचों बीच कितना है? 45, ऐसे ही वो 45, जैसी मर्जी समझ लीजिए। तो 45 45 इनके एंगल है, और यहाँ से आपके पास μ0 की वैल्यू, तो आप एक्सप्रेशन बनाना आपको, तो μ0 ही है, I आपका करंट I दिया हुआ है, ये 4π है, डिस्टेंस R कितनी दी हुई है? A sin 45 कितना? 1/√2, या मैं ऐसा करता हूँ इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। चलो अभी के लिए मैं sin 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री, हो गया है खेल, अब बस कुछ बचा नहीं। इसको डायरेक्ट 1/√2 को सॉल्व कर लेते हैं, पूरी कहानी कर लेते हैं, तो क्या आता है? √2 μ0 I/4πA। बच्चों यहाँ पर आप आंसर निकाल लेते हैं, कह देते हैं आंसर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल आंसर आया है एक साइड का, एक साइड ने इतना मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। अगर हम देखें कि इन्होंने चारों ने मिलकर कितना बनाया है, तो अगर चारों का मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएं तो चारों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B टोटल, अगर मैं इसको B1 कहता हूं तो दैट इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4 साइड है, 4 इंटू B1। अगर मैं ऐसा करता हूं तो देखो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू B1 की वैल्यू क्या है? B1 की वैल्यू है √2 μ0 I/4πA। बच्चों 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि आपके पास जो एक्सप्रेशन आता है, फाइनल रिजल्ट आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो आएगा B इज इक्वल टू √2 μ0 I/πA। ये आएगा फाइनल रिजल्ट। और डायरेक्शन कैसे इसकी? अपवर्ड्स, अपवर्ड्स। फिर से मैं आपको बात बताता हूं, मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया है, प्लीज इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन ढूंढिए और खुद से अप्लाई करिए। एक बार गलती हो, 2 बार गलती हो, 4 बार गलती हो, कोई बात नहीं, प्लीज आप खुद से एक बार सॉल्व करके देखना। किताब में ये वाला डेरिवेशन एक बार देखना, शायद डिफरेंट मेथड से दे रखा हो, बट ये अगर आपको समझ आया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप क्वेश्चन जरूर करके देखना, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और प्लीज आप पेन कॉपी लेके सारी बातें लिख लिया करें, कोशिश करें कि सब बातें लिख लें। मैं आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, हर एक चीज सिखाने वाला हूं। तो प्लीज कीप राइटिंग एवरीथिंग एंड कीप स्पॉटिंग मी, सारी चीजें बहुत सही चलती रहेंगी। तो हमारी नेक्स्ट लेक्चर में होगी मुलाकात, तब हम कुछ नया फंडा सीखेंगे, नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड को लेके। तब तक के लिए खुश रहें, थैंक यू।